बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों जैसे कि आपकी कई दिन से क्लास नहीं हुई थी, तो मैं अब आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। समय आपके पास कमी है। ये आपका एलिमेंट ऑफ साइंस यानी PCMB की क्लास है, जिसमें हम आज का चैप्टर लेके आए हैं अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन नए ब्लूप्रिंट 2022 के आधार पर आपका 4 नंबर का ये चैप्टर पूछा जा रहा है, जिसमें आपका 2 नंबर का एक प्रश्न तथा 2 OT आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो बच्चों 4 नंबर आपके कंप्लीटली इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो वो सभी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं 2 नंबर, क्योंकि 2 प्रश्न मिलेंगे आपको, एक अथवा में और एक वैसे, तो आपके 2 प्रश्न इस चैप्टर से मिल जाएंगे आपको। तो इनमें से जितने भी मैं प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा उनमें से आपके दोनों प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से करिएगा, ठीक है ना। कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है बच्चों। चलिए ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे और इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी अच्छी प्रकार से चीज़ों को आपको समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि अनुवांशिकी होती क्या है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, अनुवांशिकी क्या होता है। तो बच्चों अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है, किसकी है, साइंस की एक ब्रांच है अनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो है आपकी वंशागति और दूसरा है आपकी विभिन्नता। अब ये क्या होती है आगे बताऊंगा मैं आपको। अर्थात समझ लीजिए इसका मतलब, इसमें हम यह पता लगाते हैं कि जो लक्षण होते हैं ना, वो माता पिता से संतान में कैसे पहुंचते हैं। जो लक्षण माता पिता से संतान में किस प्रकार से पहुंचते हैं, इन चीज़ों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं ना, वही आपकी अनुवांशिकी है। इसको इंग्लिश में हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, ध्यान रखें बच्चों। और जब पहुंचते हैं तो फिर वो संतान में किस प्रकार से प्रकट होते हैं एवं उनमें कैसे विभिन्नता आती है। विभिन्नता का मतलब ये होता है कैसे अंतर आता है। आपने देखा होगा माता पिता से जो बच्चों में अंतर तो होता है, सेम टू सेम तो होते नहीं है बच्चे बिल्कुल माता पिता जैसे हों, थोड़ा बहुत तो अंतर होता है ना, उसी को हम लोग विभिन्नता कहते हैं, ठीक है ना। कैसे विभिन्नता आती है ना, उसी हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में यदि हम आपको बताएं बच्चों, अनुवांशिकी का मतलब ये है कि माता पिता से बच्चों में जो लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं और कैसे प्रकट होते हैं, कैसे अंतर होता है उनमें, उन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो अनुवांशिकी क्या है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि वंशागति या अनुवांशिकता किसे कहते हैं। वंशागति या अनुवांशिकता किसे कहते हैं, अच्छी प्रकार समझिए। देखो अनुवांशिकी और अनुवांशिकता में अंतर है, ध्यान रखें आप लोग। तो लक्षणों का माता पिता से बच्चों में पहुंचना, माता पिता से बच्चों में लक्षणों का पहुंचना ही वंशागति या अनुवांशिकता कहलाता है। और वे लक्षण जो माता पिता से संतान में पहुंचते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गई। अनुवांशिकता अलग चीज़ है, अनुवांशिकी अलग चीज़। कन्फ्यूज ना हो एग्जाम में। कैसे पहुंचते हैं, है ना, वंशागति जैसे पहुंच गए तो उनको हम लोग वंशागति कह दिया। वंश से आगत ये बोलते हैं ना, वंशागति, है ना। तो जो वंश है ऐसे चलता है कि जो माता पिता से ट्रांसफ़र होते रहते हैं लक्षण बच्चों में, बच्चों से फिर आगे वाली जो पीढ़ी आएगी उसमें इसी प्रकार से लक्षण जाते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब है बच्चा आपको पादप प्रजनन किसे कहते हैं। पादप प्रजनन क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग किसे कहते हैं। पादप प्रजनन हम लोग जानेंगे बच्चों। तो पादप प्रजनन एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पौधों के गुणों में सुधार करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, बस कुछ नहीं किया जाता है। पादप प्रजनन क्या है, एक वैज्ञानिक मेथड है जिसके द्वारा पौधों के क्या करते हैं, गुणों में सुधार करते हैं। और पौधों के गुणों में सुधार करके सिर्फ उनको अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जाता है। जैसे मान के चलो अधिक उत्पादन वाली आपकी वैरायटी हैं जो वो निकाली जा रही हैं, जो आपकी पाला रेसिस्टेंट वैरायटी निकाली जा रही हैं, सूखा रेसिस्टेंट वैरायटी, मतलब जिन पे आपको उनको क्या करना है, उनको अधिक से अधिक उपयोगी बनाना है। ये काम आपका क्या होता है, पादप प्रजनन के अंतर्गत होता है। अब इसका महत्व आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको सब चीज़ क्लियर हो गई। अभी हम महत्व देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए
पादप प्रजनन का जो महत्व है यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। पादप प्रजनन का महत्व लिखिए। 4 पॉइंट बनाया, वैसे तो दो दो लिखना होगा, 2 नंबर में पूछा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ लीजिए। अधिक उपज देने वाली जातियाँ तैयार हो जाती हैं, सही बात है। पादप प्रजनन एक ऐसा वैज्ञानिक मेथड है जिसके द्वारा अधिक उपज देने वाली जातियाँ तैयार हो जाती हैं। दूसरा है रोग रोधी एवं कीट रोधी जातियाँ तैयार हो जाती हैं, जिनमें न तो रोग लगते न कीट लगते, ऐसी भी फसलों की जातियाँ तैयार पादप प्रजनन के द्वारा ही होती हैं। शीघ्र पकने वाली जातियाँ, जी हाँ बच्चों, शीघ्र जो जल्दी से पक जाएं, जल्दी से तैयार हो जाती हैं, ऐसी वैरायटी हम लोग पादप प्रजनन के द्वारा तैयार कर सकते हैं। और पौधे में नए क्षेत्र के लिए अनुकूलता विकसित भी हो जाती है। नए क्षेत्र की अनुकूलता का मतलब ये है बच्चों कि मान के चलिए कोई पौधा गर्मी में होता है तो उसको सर्दी में भी अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी कि पादप प्रजनन का एक्चुअल में महत्व क्या है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। अब जानेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट आपका अनुवांशिकी के कोई 2 महत्व। देखिए अनुवांशिकी का महत्व जान लीजिए, पादप प्रजनन का महत्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखिए इस बात का। तो अनुवांशिकी का जो महत्व है उसको आप लोग समझिए बच्चों। सबसे पहले अनुवांशिकी से हम लोग पशुओं की नस्ल सुधारने में अनुवांशिकी का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए हम लोग जेनेटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है अनुवांशिकी के द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया जाता है। जी हाँ, अनुवांशिकी के द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया जा सकता है, उन्हें अधिक उपयोगी बनाना है। आपका पादप प्रजनन अनुवांशिकी एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि अनुवांशिकी में सिर्फ लक्षण आपके क्या होते हैं, जो माता पिता होते हैं उनसे संतान में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके द्वारा भी हम फसलों के गुणों में सुधार कर सकते हैं, इसके द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया जाता है। बात एक ही है, पॉइंट आपके 2 ही हैं मेन, दोनों आपको याद रखना है। अनुवांशिकी का जो महत्व है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं। ऊतक संवर्धन क्या होता है समझिए आप अच्छी प्रकार से बच्चों। 6वां आपका प्रश्न है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन वह विधि है जिसके द्वारा पादप कोशिकाएं, मतलब जो पौधे होते हैं ना उनकी कोशिकाओं या ऊतक, कोशिका ऊतक एक ही चीज़ है, सब जानते हैं कि बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका या ऊतक से संवर्धन माध्यम में, अब ये संवर्धन माध्यम क्या होता है, संवर्धन माध्यम का मतलब ये होता है ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जहाँ पर कोशिका या ऊतक को भी उससे नया पौधा तैयार किया जा सके। मतलब संवर्धन माध्यम में पूर्ण पौधा प्राप्त किया जाता है। पूर्ण पौधा नहीं लिखा यहाँ पे, लिख लेना पूर्ण पौधा, ये याद रखें आप लोग, पूर्ण पौधा प्राप्त किया जा सकता है। एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, ऊतक संवर्धन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि ऊतक संवर्धन एक ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पौधे की कोशिका या ऊतक ले लीजिए, बहुत सारे कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं, तो उसको लेकर के और एक जो कल्चर होता है ना उसमें इसको डाला जाता है। कोशिकाओं को किस में डाल दिया अपन ने, कल्चर में डाल दिया, संवर्धन माध्यम में डाल दिया, और उन कोशिकाओं से एक दूसरा पौधा तैयार होगा। अब सोच रहे हो कैसे होगा, क्या मतलब, ये टेक्निक है एक तरीके की, समझना। एक टिश्यू कल्चर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, टिश्यू कल्चर। इसके द्वारा एक न्यू प्लांट्स तैयार किया जाता है ना, वह एक मेथड है, ये आप लोग ज़रूर याद रखेगा। अच्छा, इसका महत्व क्या है बच्चों, ऊतक संवर्धन का महत्व, टिश्यू कल्चर का जो महत्व है वो हम लोग समझेंगे, बड़े अच्छी प्रकार से समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका महत्व बहुत भयंकर वाला है। देखिए आप लोग कि रोग मुक्त पौधों का उत्पादन होता है, क्योंकि जब इसको उगाया जाता है ना तो यहाँ पे एक वायरस बैक्टीरिया नहीं पहुँच सकता है बिल्कुल किसी भी कंडीशन में, जब इसको यहाँ पर ये पौधा बनाया जाता है, जब कोशिका के द्वारा, ऊतक के द्वारा, है ना। तो इसलिए रोग मुक्त पौधे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है सफल संकरण के लिए भ्रूण की रक्षा हो जाती है। जी हाँ, हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं ना उसके लिए जो एम्ब्रियो है ना उसका क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है, उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब बहुत छोटा, क्योंकि कोशिकाओं, तो अब सोचिए आप लोग, कोशिका हम लोग ऐसी आंखों ऐसे देख नहीं सकते, कोशिकाओं को हम लोग कैसे देखते हैं, मालूम, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, है ना। तो बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म आपका प्रोपेगेशन होगा। प्रोपेगेशन का मतलब तो जानते हो, दूसरा पौधा तैयार होगा। पादप प्रजनन की क्रिया में ऊतक संवर्धन का बहुत अधिक महत्व है, सही है। पादप प्रजनन की जो क्रिया है प्लांट ब्रीडिंग में, आपका टिश्यू कल्चर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पादप प्रजनन में हम लोग टिश्यू कल्चर के द्वारा नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं, नए नए आपकी वैरायटियां तैयार की जाती हैं इसमें। ये चीज़ आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चनों की ओर।
नेक्स्ट है बच्चों, आपको मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? देखिए मेंडल ने क्यों चुना उसके कारण है। सबसे पहला कारण है बच्चों कि मटर का पौधा एक वर्षीय शाकीय पौधा है ना। शाकीय का मतलब हर्बेशियस प्लांट्स कह सकते हैं हम लोग, इसलिए ये कम समय में संकरण के परिणाम इससे मिल जाते हैं। तो मेंडल ने इस पहला कारण तो ये रहा कि जो है मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, वो जल्दी इसमें आपके बीज तैयार हो जाते हैं और जो संकरण है उसमें समय भी कम मिलता है और उससे जो परिणाम मिलते हैं वो जल्दी मिल जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा है कि मटर का जो पुष्प होता है, मटर में जो फूल लगता है ना, वो द्विलिंगी होता है एवं स्वपरागत होने के कारण हमेशा अपने गुणों को सही अभिव्यक्त करते थे। जो मटर का पौधा था ना, वो एक तो क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब है इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों रहते हैं, ठीक है ना। और जब द्विलिंगी है तो सीधी सी बात है इसमें स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना। तो स्वपरागित होने के कारण इसमें जो गुण हैं उनकी सही अभिव्यक्त करते हैं, जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी गुण होते हैं वो सही एकदम अलग अलग वो दिखाई देंगे, तो इसलिए चुना, ये भी एक कारण रहा। तीसरा आपका कारण जान लीजिए, मटर के फूलों में सरलता पूर्वक पर परागण भी कराया जा सकता है और कृत्रिम साधनों द्वारा किया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, मटर के जो फूलों में यदि हमको पर परागण कराना है, मतलब दूसरी वैरायटी तैयार करना है जिस तो पर परागण कराना पड़ता है, और उसके जब सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स है तो उसके जो पुंकेसर हैं, जो एंथर हैं, उनको हटाना पड़ता है। इसको विपुंसीकरण कहते हैं, मस्कुलेशन कहा जाता है। तो उसको पुंकेसर हटा करके हम दूसरे जो वैरायटी के उसमें क्या डाल सकते हैं, जो परागकण हैं वो, तो पर परागण भी कराया जा सकता है कृत्रिम साधनों के द्वारा। कृत्रिम साधन इसे हम लोग खुद करा रहे हैं तो हम खुद अपने हाथों से तो नहीं, चिमटी की सहायता से बड़े हिसाब से डाला जाता है, ऐसे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सरलता पूर्वक कराया जाता है, ये भी एक कारण रहा। चौथा है, मटर के पौधे में विभिन्न लक्षणों के विरोधी रूप स्पष्ट दिखाई देते थे। जी हाँ, मटर का पौधा इसलिए चुना मेंडल ने कि जो विभिन्न लक्षणों के विरोधी रूप, लक्षण तो बहुत थे, विरोधी रूप जो भी थे उनके जो रूप हैं वो अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते थे। तो तीन चार कारण मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में आपको 2 कारण लिखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। मेंडल की सफलता के कारण। बच्चों मेंडल की सफलता क्यों मिली मेंडल को, कारण क्या रहा, ऐसा कौन से कारण हैं? हमको 2 कारण आपको बताना है। देखिए आप एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो 2 हैं, और वैसे आप इच्छुक हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हमको सीखना है, तो देखो मेंडल की सफलता के कारण जो है वो जान लीजिए। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने यूं नहीं कहा कि बहुत सारे अध्ययनों एक साथ कर लिया ना, उसने एक एक बिल्कुल जो भी लक्षण है उसकी जो वंशागति है, जो हेरिडिटी बोलते हैं इसको, वंशागति को हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का जो पूरा अध्ययन है, पूरी स्टडी है, उसने एक एक समय में, बिल्कुल एक समय में एक लक्षण की उसने अध्ययन किया। पहली बात तो ये रही सफलता का कारण। दूसरा सफलता यह रहा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में ऐसे पौधे को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध था। जी हाँ बच्चों, मेंडल ने सिर्फ उन पौधों को चुना जो आनुवांशिक रूप से क्या थे, 100% प्योर थे। तो ये रहा दूसरा कारण सफलता का। तीसरा कारण और जान लीजिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में F2 एवं F3 जनरेशन तक भी अध्ययन किया, F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया। जी मेंडल ने ऐसा नहीं किया कि 1 साल अध्ययन करके बाद छोड़ दिया ना, 1 साल 2 साल 3 साल तक आपका वैसे अध्ययन किया। अध्ययन तो कई सालों लग गए थे, लेकिन 3 पीढ़ी तक, 3 जनरेशन तक उसने उन पौधों का अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, तो ये मेंडल की सफलता के मुख्य कारण थे। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, संकरण क्या होता है, संकरण किसे कहते हैं? सब जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, देखिए आप लोग, 2 विभिन्न लक्षणों वाले पौधों को परस्पर संयोग कराकर नई संतान उत्पन्न करने की विधि संकरण कहलाती है। मतलब मानकर चलिए एक ये पौधा है और एक बी पौधा है, आपस में दोनों में क्रॉस कराते हैं, जो भी क्रॉस कराया जाता है ना, और उससे जो सी संतान पैदा होती है ना, यही आपका क्या है, हाइब्रिड संतान है। कैसी है? हाइब्रिड है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। संकरण क्या होता है, विभिन्न लक्षण वाले, मतलब ए के लक्षण अलग है, बी के लक्षण अलग हैं, दोनों को क्रॉस कराया। और क्रॉस कैसे कराते हैं मैं आपको बता देता हूं। 2 पौधे हैं, मान के चलिए अलग अलग जाति हैं दोनों की, तो दोनों का आपको पहले तो आपको क्या कराना पड़ेगा, पर परागण करना पड़ेगा। उसके पुंकेसर, मतलब जो एंथर है, एंथर से आपका जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो लेकर के उसके स्टिग्मा पर पहुंचाने होंगे। स्टिग्मा पहुंचकर वहां पर आपका पॉलिनेशन हो जाएगा, देन फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर नया पौधा, बीज तैयार होता है, और बीज से या फिर जो आपका जो बीज मिलेगा
वो आपका क्या होगा, नया हाइब्रिड बीज कहलाता है, हाइब्रिड सीड कहलाता है। ठीक है ना। तो संकरण क्या होता है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है बच्चों, इसको समझिए आप लोग कि होती क्या है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत जीन या आनुवंशिकता को कृत्रिम उपायों से परिवर्तित कर सकते हैं, उसे ही हम लोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। एक बात आनुवंशिक अभियांत्रिकी का ध्यान रखना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए में भी बदलाव कर सकते हैं। जो जैसे पौधे हैं, पौधे का जैसे डीएनए है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, और परिवर्तित कर सकते हैं कृत्रिम उपायों से। कृत्रिम उपाय बहुत सारे हो सकते हैं हमारे। उसका जो जीन क्या है, जीन डीएनए के बने होते हैं प्योर, आपको पता है जीन क्रोमोजोम पर पाए जाते हैं, गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो परिवर्तन किया जाता है, जैसे मान के चलिए कोई कीट है, अब वो कीट क्या कर रहा है, फसल को खाता है, उसको कोई भी दवा, जैसे कपास में ऐसा हुआ था, कपास में ये काम किया गया कॉटन में कि उसमें एक कीड़ा लगता है, इसका नाम है आपका कौन सा, आपको मालूम होगा, पिंक बॉल बॉम। तो वो बड़ा नुकसान पहुंचाता था, रुई पूरी तरह ख़राब कर देता था, रुई को, कॉटन को ख़राब कर देता था। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि उसके डीएनए में चेंजेस किया। किसके चेंजेस किया, दूसरा बैक्टीरिया का जीन डाला था, आपको मालूम होगा, बीटी कॉटन जिसको जाना जाता है, बैसिलस थुरिएंसिस, बीटी का पूरा नाम है बैसिलस थुरिएंसिस नामक बैक्टीरिया का जीन उसमें डाल दिया। और जैसे ही वो पिंक बॉलवर्म कीट था ना, वो उसको खाता तो उसके पेट में जो क्या होता, स्टोमक में, कीट के स्टोमक में, वो पूरी तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता और वो कीट मर जाता था, है ना। तो इसी प्रकार से उसके जीन में क्या कर दिया, उसके जीन में क्या किया, आनुवंशिक कृत्रिम उपायों से परिवर्तन कर दिया। ठीक है ना। तो ये आपकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जा रहा है, और आजकल इसका यूज़ ज़्यादातर आपके जैसे टमाटर में भी किया गया है, बैगन में भी किया जा रहा है, तो ये सभी में अभी काम चल रहा है। ये साइंटिस्ट आनुवंशिक अभियांत्रिकी पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या होती है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग आगे। अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आपको समझना है तो समझिए अपूर्ण प्रभाविता को। देखिए, प्रभाविता के नियम में पौधे का प्रभावी रूप अप्रभावी रूप पूरी तरह से दबा नहीं पाता, तब तीसरे नए रूप की अभिव्यक्ति होती है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता को समझने से पहले आपको प्रभाविता का नियम को समझना होगा। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। देखो कौन कौन से, प्रभाविता का, स्वतंत्र अवयवन का और पृथक्करण का, 3 नियम दिए थे। तो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, पहले मैं उसको आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो, प्रभाविता का नियम था कि मेंडल ने जब 2 विरोधी लक्षणों को आपस में संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि जो प्रभावी पौधा था उसको पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण आपका दिखाई दिए। ठीक है ना। ये प्रभाविता का नियम था। अब अगर प्रभाविता का नियम ये था, तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, ये इसको बिल्कुल ये समझ लीजिए, इसको गड़बड़ कर देता है। कैसे कर देता है कि जब मान के चलिए एक मेंडल ने क्या किया, एक सफ़ेद फूल वाले और एक लाल फूल वाले पौधे को आपस में क्या कराया, संकरण कराया, क्रॉस कराया। तो उसने जो क्रॉस कराने के बाद जो पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में उसने देखा कि पौधा प्राप्त हो रहा है, उस पौधे का जो फूल है वो कैसे कलर का है, ना तो लाल है ना सफ़ेद है, तो फिर कैसा है, तीसरा ही कोई लक्षण पैदा हो गया। कौन सा, तीसरा नया रूप जो प्राप्त हुआ है ना, वो है गुलाबी। कैसा, गुलाबी पौधा प्राप्त हो गया। उसमें सफ़ेद के भी 50% लक्षण है और उसमें किसके, लाल के भी आपके 50% लक्षण है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात। चलिए अब बात करें हम लोग संकर ओज क्या है। संकर ओज को समझ लीजिए बच्चों। संकरोज क्या होता है, संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति को ही संकरोज कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संकर अपने कुछ लक्षणों में माता पिता से उत्तम होता है। सीधी सी अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं, संकरोज का मतलब क्या है कि जो माता पिता होते हैं ना, संतान माता पिता से भी अच्छी निकल आती है। समझ में आ रहा है ना, संतान जो है ना वो माता पिता से भी अगर बेहतरीन निकली, चाहे उसके गुणों में मान लीजिए या शकल सूरत किसकी भी बात कर लीजिए, बेहतर निकल के आई ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकर ओज कहते हैं। बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन है जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जीनोटाइप से आप क्या समझते हैं। देखो, जीनोटाइप क्या होता है बच्चों, जब जीवों की जीनिक संरचना कैसी हो, समान हो, एवं उनके बाहर के लक्षण कैसे भी हो, उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। देखिए, जीनोटाइप का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी जीव है, उसकी जीनिक संरचना समान है। मतलब जो जीन है ना,
उनकी जो स्ट्रक्चर है वो तो कैसी है, समान है, लेकिन उसके जो बाहर के लक्षण है, किसके, जीव के, समझ रहे हो ना, जीव के बाहर के लक्षण है वो अलग अलग हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है, देखो फिनोटाइप होता है जब जीवों के बाहरी लक्षण तो समान हो लेकिन उसके अंदर की जो जीनिक संरचना है वो कैसी भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। सीधी सी बात है, फिनोटाइप का जो मीन्स है बच्चों वो ये है कि जैसे कोई जीव है तो उसके बाहरी लक्षण कैसे होने चाहिए, बिल्कुल समान, लेकिन उसके अंदर की जो जीनिक संरचना है वो कैसी हो, कैसी भी हो वो, समझ रहे हैं ना, वो कैसी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है जीनोटाइप और फिनोटाइप, दोनों चीजें आपको क्लियर अच्छी प्रकार से ये भी हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे आपके 15 प्रश्न जो कि 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब इसमें से 2 OT भी पूछे जा रहे हैं, उनको भी हम लोग साथ साथ में क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेगर जोहन मेंडल, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जीजे मेंडल भी बोलते हैं इनको। ये अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेगर जोहन मेंडल अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। इसके बाद है दूसरा, गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो गुणसूत्र में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, विशेष याद रखना है, गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, विशेष याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं डीएनए का पूरा नाम, ठीक है ना, डीएनए का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके बाद तीसरी बात करते हैं, संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति को ही हम लोग संकरोच कहते हैं। वही बात है कि माता पिता से जो संतान पैदा हुई है ना, उसमें कुछ अच्छे लक्षण प्रकट हुए हैं ना, तो उसको ही हम लोग संकरोच कहते हैं, अभी बता दिया मैंने आपको। उसको लाभदायक भी कहा जा सकता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना, याद रखना। और हाँ, एक चीज़ जो कन्फ्यूजन करती है सबसे ज़्यादा, मटर भी 2-3 प्रकार की होती हैं, और मटर भी याद रखना कौन सी मटर थी, उद्यान मटर, गार्डन पी, उस पर अध्ययन किया था, ठीक है ना, ध्यान रखें। गार्डन मटर पर, गार्डन पी पर मेंडल ने क्या किया था, अध्ययन किया था। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वहाँ पर 4 मटर आ जाए तो आपको सर ने कौन पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, बता दिया मैंने आपको। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने, 7 जोड़ी, याद रखें, 7 पेयर कैरेक्टर्स का स्टडी की थी पूरी आपके मेंडल ने, ठीक है। इसके बाद माता पिता से संतान में भिन्नता आने को उत्परिवर्तन कहते हैं, ये विशेष याद रखना। माता पिता से यदि संतान में एक अलग सा कोई लक्षण, अलग से कोई भिन्नता आ जाए तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, म्यूटेशन, या उसको हिंदी में म्यूटेशन, इंग्लिश में म्यूटेशन, और हिंदी में उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, उत्परिवर्तन, इसको याद रखना है। एक नया चेंजेस आ जाता है तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, ध्यान रखें, विलियम्स गॉड ने दिया था। और कब दिया था ये भी याद रखना, 1905 में दिया था। कब दिया था, 1905 में दिया था अनुवांशिकी शब्द, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट कोशिका में पाया जाना बहुगुणता कहलाता है। बहुगुणता क्या होता है, गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट कोशिका में यदि पाए जाते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुगुणता कहते हैं। मटर पर परागित फसल है बच्चों। पर परागित का मतलब जानते हैं आप लोग, पर परागित का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे पौधे के फूल में से पॉलन ग्रेन निकल करके किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा, फूल के स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो उसको पर परागण कहा जाता है। मेंडल कहाँ के निवासी थे, मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी एक देश है। जीन अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। जी हाँ, अनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतान में ले जाने का काम किसका होता है, जीन के द्वारा, ठीक है ना, जीन के द्वारा ही लक्षण माता पिता से आपकी संतान में जाते हैं। बहुसंकरण एवं वंशावली संकरण की विधियां, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। आगे हम लोग बात करें बच्चों, मेंडल के 3 नियम थे, एक स्वतंत्र व्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये तीनों आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ें आपको मैं OT भी बता दिया, लगभग 12-13 OT मैंने लिए हैं, ठीक है ना, इनको आप लोग देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। वैसे मैंने जल्द ही समय में आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट की जो वीडियो है नेक्स्ट आपके समय मिल जाएगी, ठीक है। बच्चे पढ़ते रहें, मेहनत करें, समय बहुत कम है आपके पास। अब वीडियो मुझको जो है 3-3, 4-4 वीडियो पर डे डालने का जो प्लान है वो जल्दी से जल्दी मैं करने वाला हूँ, और 3-3, 4-4 वीडियो आपको पर डे मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दीजिए वीडियो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।